नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। संदेश खाली घटना को फर्जी बताते हुए बंगाल बीजेपी नेता का इस्तीफा। अब संदेश खाली मामले में बीजेपी नेता और संदेश खाली घटना को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक सिरिया परवीन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर इस पूरी संदेश खाली घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में पैसे दिए जाने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी से इस्तीफा देते हुए वह गुरुवार को टीएमसी में भी शामिल हो गई। परवीन ने यह गंभीर आरोप बसीरहाट में मतदान से कुछ दिन पहले लगाए हैं। इस मामले में गुरुवार शाम को टीएमसी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें पूर्व बीजेपी नेता सिरिया ने बीजेपी पर बसीरहाट लोकसभा उम्मीदवार रेखा पत्रा को पैसे देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना आंदोलन जारी रखने के लिए पैसे और मोबाइल फोन दिए गए, बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। सिरिया परवीन ने मीडिया के सामने कहा, संदेश खाली और बसीरहाट में मैंने उन महिलाओं के साथ रहने की कोशिश की जिन्होंने छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मैं सच्चाई के लिए लड़ रही थी। बाद में मैंने देखा कि यह केवल एक कहानी, एक स्क्रिप्ट थी। इसमें मोबाइल, मीडिया और पैसे का इस्तेमाल किया गया था और बीजेपी नेताओं ने इसके जरिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा, भाजपा टीएमसी के खिलाफ लड़ती है। जब मुझे पता चला कि टीएमसी के लोग और नेता निष्पक्ष हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तब मैंने फैसला किया कि मैं फर्जी चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी। परवीन ने यह भी दावा किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए कई सबूत हैं कि भाजपा नेताओं ने संदेश खाली घटना की स्क्रिप्ट लिखी थी। परवीन ने भाजपा नेताओं पर संदेश खाली की महिलाओं को बरगलाने का निर्देश के लिए सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। एचडी देवगौड़ा की प्रज्वल को चेतावनी, आत्मसमर्पण करो या मेरा गुस्सा झेलो। एचडी देवगौड़ा ने गुरुवार को अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि या तो वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करे या फिर उनके क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने अपने पोते को चेतावनी देने वाले खत के स्क्रीनशॉट को एक्स पर साझा किया है। इस खत के साथ उन्होंने लिखा है, मैंने प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी जारी की है कि जहाँ भी हो वहाँ से तुरंत लौट आए, खुद को कानूनी प्रक्रिया के अधीन कर दे, वह मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं ले। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। रेवन्ना के खिलाफ कुछ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये महिलाएं रेवन्ना के घर में किचन से लेकर तमाम घरेलू काम तक करती थी। इनमें से एक महिला ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। रेवन्ना के यौन उत्पीड़न आरोपों वाली करीब 3000 वीडियो फोटो एक पेन ड्राइव के जरिए सामने आए हैं। केस दर्ज होने के बाद कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित की थी। इस घोटाले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा जेडीएस आपस में भिड़ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए थे। वह हासन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा जेडीएस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, जहां पहले चरण में मतदान हुआ था। यूपी के छठे चरण के मतदान में पिछड़ी जातियों की व्यूह रचना में फंसी भाजपा। पूर्वांचल आ पहुंची यूपी की चुनावी जंग में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी पालनहार बनी गैर यादव पिछड़ी जातियां अब परेशानी का सबब बन गई हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों पर पिछड़ी जातियों के वर्चस्व को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच घमासान तेज हो गया है। इस चरण की 14 सीटों में से 12 पर लड़ रही सपा ने एक को छोड़ सभी जगह गैर यादव पिछड़ी जाति के प्रत्याशी उतार भाजपा की राह में कांटे बो दिए हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से इन 14 सीटों में से एक इलाहाबाद में कांग्रेस और भदोही में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि भाजपा 13 सीटों पर खुद और एक संत कबीर नगर सीट पर सहयोगी निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होना है। इंडिया गठबंधन की ओर से 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही सपा ने केवल एक डुमरियागंज में ही अगड़ी जाति का प्रत्याशी उतारा है। बाकी सभी सीटों पर उसने पिछड़ों व दलितों को टिकट दिया है। वहीं इंडिया में 13 सीटें लड़ रही भाजपा ने 7 सीटों पर अगड़ी जातियों के प्रत्याशी खड़े किए हैं। मछली शहर और लालगंज सुरक्षित सीटों को छोड़ दें तो भाजपा ने केवल भदोही, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में ही पिछड़ी जातियों को टिकट दिया है। किसानों के प्रदर्शन के बीच पीएम का भाषण, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किनारा किया। पीएम मोदी ने गुरुवार शाम को पटियाला में किसानों के भारी प्रदर्शनों के बीच रैली को संबोधित किया। किसानों ने चारों तरफ से पटियाला के एंट्री पॉइंट्स पर धरना प्रदर्शन किया। पटियाला के पोलो ग्राउंड पर मोदी को सुनने वाले सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता या उनके द्वारा लाए गए लोग थे। किसानों ने प्रदर्शन को चुनौती दी थी, जो उन्होंने पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद कर दिखाया। करीब 7500 पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। सैकड़ों पुलिस वालों को सादा कपड़ों में भीड़ के बीच तैनात किया गया था। इस रैली की दो खास बातें हैं।
एक तो यह कि रैली में कैप्टन अमरिंदर सिंह गायब रहे जबकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात यह कि किसानों का हौसला आज के घटनाक्रम के बाद बढ़ गया है। किसानों की रणनीति सफल रही, वे आम लोगों को रैली में आने से रोकने में सफल रहे। किसानों ने कहा कि अब 28 मई को पंजाब के भाजपा प्रत्याशियों के घरों पर किसान के प्रदर्शन होंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डरों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन करने वाले किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्थल पोलो ग्राउंड की ओर अपना मार्च सुबह ही शुरू कर दिया था। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने गृह क्षेत्र पटियाला में पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, अपने दिल्ली स्थित घर पर आराम कर रहा हूं। अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर पटियाला से भाजपा उम्मीदवार है। मोदी उन्हीं के लिए वोट मांगने आए थे। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने में पीछे हटी। आप सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस गुरुवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने उनके घर नहीं जाएगी। न्यूज एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार देर रात एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता से पूछताछ करेगी। इसके अलावा केजरीवाल ने कुछ नहीं लिखा था। इसके बाद न्यूज एजेंसियों ने खबर दी कि पुलिस आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के लिए उनके घर जा सकती है। वे निकट भविष्य में खुद भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि 13 मई को आप सांसद स्वाति मालीवाल को कथित तौर पर जब सीएम आवास पर मारा पीटा गया था तो घर के अंदर मौजूद केजरीवाल थे। वहाँ पे मारपीट का आरोप केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार पर लगा था। स्वाति मालीवाल बिना परमिशन लिए सीएम आवास पर पहुंची थी और केजरीवाल से मिलने के लिए आगंतुक कक्ष में इंतजार कर रही थी। इसी दौरान मारपीट की कथित घटना हुई। दिल्ली पुलिस अब इस मामले में केजरीवाल के बुजुर्ग पेरेंट्स से पूछताछ करना चाहती है और इसके बाद केजरीवाल का नंबर है। केजरीवाल ने गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस का खेल पलट दिया। गुरुवार की सुबह केजरीवाल ने अपने माता पिता जो कठिनाई से चल रहे थे एक कमरे में ले जाते हुए वीडियो साझा किया। यानी जिस कमरे में दोनों बुजुर्गों को ले जाया जा रहा था उसी कमरे में दिल्ली पुलिस को पूछताछ के लिए आना था। फिर एक्स पर केजरीवाल ने लिखा, मैं अपनी पत्नी और माता पिता के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फ़ोन किया और मेरे माता पिता से पूछताछ करने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि वे आएंगे या नहीं। ईरान के मशहद में राष्ट्रपति रईसी को सुपुर्दे खाक किया गया। अंतिम विदाई में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। 68 देशों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का मशहद शहर में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें समन अल हज्जाज अली बिन मूसा अल रजा की शरीफ दरगाह के पास दफनाया गया। मशहद वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। रईसी के शव को सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। उनके हाथ में ईरान का झंडा और रईसी की तस्वीरें थीं। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनाडोलू के मुताबिक दुनिया भर से करीब 68 देशों के नेता डिप्लोमेट्स ने भी रईसी को श्रद्धांजलि दी। इनमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल रहे। उनके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इराकी पीएम मोहम्मद सिया अल सुडानी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के अलावा कई देशों के नेता अधिकारी ईरान पहुंचे थे। रईसी को अंतिम विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये और हुती विद्रोही के प्रतिनिधित्व भी मौजूद थे। खामेनेई ने तेहरान में दी अंतिम विदाई। काले कपड़े पहुंचे हजारों नागरिक। इससे पहले बुधवार को इब्राहिम रईसी सहित अन्य अधिकारियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अगुवाई में शुरू हुई। उन्होंने रईसी के लिए प्रार्थना की। इसे देखने के लिए देश भर के विभिन्न जगहों से हजारों लोग तेहरान पहुंचे। पार्थिव शरीर के साथ निकाले गए जुलूस में ईरानी नागरिक काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। इसके बाद तेहरान विश्वविद्यालय में मृतकों के ताबूत रखे गए। इन ताबूतों को ईरानी ध्वज में लपेटा गया। इन पर मृतकों की तस्वीरें लगाई गई थी। तेहरान में अंतिम विदाई के कार्यक्रम को लेकर इब्राहिम रईसी के बड़े बड़े बैनर लगाए गए जिनमें दिवंगत राष्ट्रपति को शहीद बताया गया। किर्गिस्तान में भारतीयों पर हमले। स्टूडेंट ने कहा, सड़कों पर हो रही मारपीट, लड़कियों से रेप, विदेश मंत्री का बोलना सब कुछ सामान्य है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13 मई को मिस्र और अरबों के बीच लड़ाई के बाद हिंसा भड़क उठी है। किर्गिज लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को निशाना बना रहे हैं। उधर बिश्केक स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि पिछले कुछ दिनों में एक अप्रिय घटना हुई है। यहाँ विभिन्न शहरों के करीब 1700 भारतीय छात्र हैं। इनमें अधिकांश छात्र बिश्केक में रहते हैं। हिंसा का असर किर्गिस्तान में पढ़ रहे कुछ गुजराती छात्रों पर भी पड़ रहा है। किर्गिस्तान में छात्रों पर हो रहे हमलों को लेकर दैनिक भास्कर ने बिश्केक में रहने वाली सूरत की स्टूडेंट रिया लाठिया से खास बातचीत की। रिया ने कहा, हम हॉस्टल तो दूर, एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ सकते। हमने सभी मंत्रियों को ट्वीट
और मेल किया है, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन हमारी सरकार को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ हम ही जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भारत सरकार हमारी मदद कब करेगी? रिया ने बताया किर्गिस्तान के बिश्केक में एक हफ्ते पहले चोरी जैसा मामूली घटना हुई थी, जिसमें छात्रों के बीच मारपीट हो गई। उसके बाद मारपीट का वीडियो स्थानीय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कहा जाने लगा कि विदेशी से लोग हमारे देश में आ रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, जिससे स्थिति बिगड़ी। स्थानीय छात्रों की पिटाई का मुद्दा गर्मा गया और इसके बाद चारों तरफ मारपीट और दंगे होने लगे। खास तौर पर अरब, मिस्र, भारतीय और पाकिस्तान छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। हालत बदतर होते जा रहे हैं, हर दिन स्थिति खराब हो रही है। सिंगापुर फ्लाइट एयर टर्बुलेंस हादसे में 104 लोग घायल, 22 की रीढ़ की हड्डी टूटी, 6 के सिर में गंभीर चोट, सभी बैंकॉक के अस्पताल में भर्ती। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300ER फ्लाइट 21 मई को म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गई थी। इस दौरान अचानक लगे झटकों की वजह से 73 साल के एक ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई। इसके पहले खबर आई थी कि इस घटना में 30 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब जानकारी मिली है कि 100 से भी अधिक लोग चोटिल हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से जानकारी मिली है कि दर्जनों लोगों के सिर, रीढ़ की हड्डी और अन्य जगहों पर चोट लगी है। घायलों का बैंकॉक के समिति वेज श्रीकारेन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनिदन कित्तुरनपाइबुल ने बताया कि 6 लोगों के सिर में, 22 की रीढ़ में और 13 को हड्डियों सहित अन्य जगहों पर चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस घटना में 2 साल की उम्र से लेकर 83 साल की उम्र तक के लोग घायल हुए हैं। डॉक्टर अदिनन ने एजेंसी से बात करते हुए कहा, मैं इससे पहले कभी भी इतने लोगों को एयर टर्बुलेंस की वजह से चोटिल होते हुए नहीं देखा। सिंगापुर एयरलाइंस की इस फ्लाइट ने लंदन से भारतीय समय के मुताबिक देर रात 2:45 बजे उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के 10 घंटे बाद फ्लाइट म्यांमार के एयर स्पेस में 37,000 फीट पर खराब मौसम की वजह से एयर टर्बुलेंस में फंस गई। इस दौरान कई झटके लगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा, धर्म की राजनीति करने वाले बंगाल से होंगे बाहर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को जादवपुर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी की उम्मीदवार साइनी घोष के समर्थन में भांगड़ और मथुरापुर में तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में मुगराहाट में जनसभा को संबोधित किया। इस दिन उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर में भी सभा की। भांगड़ में आयोजित सभा के दौरान श्री बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव के बाद सुनिश्चित करेगी कि धर्म के आधार पर विभाजनकारी राजनीति करने वालों को राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के तहत अब तक हुए 5 चरण के मतदान में बंगाली विरोधी ताकतें हार रही हैं। इन ताकतों को आखिरी झटका 1 जून के अंतिम चरण के मतदान के बाद पता चलेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने संकल्प लिया, हम सुनिश्चित करेंगे कि जो अशांति पैदा करने के लिए सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक आधार न हो। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता से बेदखल होंगे। भांगड़ के विधायक व इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता नौशाद सिद्दीकी का नाम लिए बिना अभिषेक बनर्जी ने भाजपा की कथित तौर पर आलोचना नहीं करने पर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने सिद्दीकी के पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया। तृणमूल नेता ने यह भी कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 में से बंगाल में को दिए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। क्या भांगड़ के विधायक ने इस पर प्रतिक्रिया दी? पश्चिम बंगाल की पूजनीय धरती पर विभाजनकारी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। इस राज्य के लोग अनेकता में एकता पर विश्वास रखते हैं। जांच के लिए राबड़ी आवास पहुंची एसआईटी, सस्पेंड हुआ बॉडीगार्ड। सारण में चुनाव के बाद हुई हिंसक झड़प की जांच के लिए गठित एसआईटी गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंची। एसआईटी पुलिस बैरक में रह रहे सुरक्षा कर्मियों से मिली और अंगरक्षकों के रोस्टर संबंधित जानकारी ली। जांच टीम आवास के अंदर नहीं गई। जांच टीम ने बैरक में रह रहे सुरक्षा कर्मियों के चेहरे का मिलान घटना स्थल से मिली वीडियो फुटेज से किया। वहीं टीम ने रोहिणी आचार्य के साथ रहे सुरक्षा कर्मियों की भी जानकारी ली। वहां आधे घंटे तक एसआईटी रहे। उस दौरान राबड़ी देवी अपनी पुत्री मीसा भारती के समर्थन में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गई हुई थी। इधर सारण लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ जाने के आरोप में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अंगरक्षक जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई एसएसपी ने सारण एसपी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की है। बताया जाता है कि राबड़ी देवी के आवास पर फोटो से मिलान में जितेंद्र सिंह की पहचान हुई है। एसएसपी ने निलंबित किए जाने की पुष्टि की। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।